में जब बात करते हैं हम दो ही जेंडर के बारे में बात करते हैं, तो जेंडर पे गैप तो बहुत है। बहुत पे गैप, बहुत पे गैप। And recently the center said that there is no government policy for the reservation of transgender in the government jobs. Do we have to say anything on that? So I have some 3 questions. Hopefully you can answer. So पहले तो जेंडर पे गैप तो बहुत है, बिकॉज जेंडर की बात जब करते हैं तो हम सिर्फ 2 जेंडर्स के बारे में बात करते हैं। एजुकेशन की बात जब आप करते हैं, जब आप एजुकेशन की बात करते हैं, यही होता है ना, एजुकेट क्यों कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। जब होते हैं कॉलेज में तो मजाक उड़ाते हैं, तो उनको सुविधाएं नहीं देते हैं, तो ऑब्वियसली खत्म नहीं होगा। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉर्पोरेट का होता है कि हम क्रिएट करें अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि जद्दोजहद जो होता है हमें, the kind of charisma, the ability that we have, that ability is much beyond everything else. So that becomes incredibly important, because जो लोग दबते हैं ना, दबाने के बाद जब बाहर निकालो तो they pounce, they don't jump out, right? They pounce out, and that becomes important. And regarding the government, I think intentionality is important and continuous work by the government is important. कि हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जो रहते हैं, हमारे रिश्ते भी हैं, और हमारे रिश्तों को जब मान्यता मिलती है, उससे किसी का कुछ जाता नहीं है। हमारे रिश्तों को मान्यता, समाज में अगर गे हूँ, अगर मैं अपने पार्टनर के साथ रहता हूँ, तो क्या आप सब जो स्ट्रेट हैं, आप आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ रहने लग जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा। मेरे गे होने से आप में कोई बदलाव नहीं आएगा, मगर जो गे हैं, जो लेस्बियन है, जो बाइसेक्सुअल है, जो ट्रांसजेंडर है, उनके जिंदगी में सुधार जरूर आएगा। बहुत सी कम्युनिटीज हैं। इंटीग्रेशन की बात, कभी हमने सब रिलीजन्स को साथ में नहीं देखा। अभी पहली बार हम देख रहे हैं सारे रिलीजन साथ में जुड़ जाते हैं। मगर हकीकत की बात है, हर रिलीजन का नींव ये होता है कि इंडिविजुअल जो हैं, उनकी विचारधाराएं जो हैं, उनकी ख्वाहिशें जो हैं, उनका आदर करता है। हर रिलीजन का प्रिंसिपल है, किसी का अनादर करता है, ना अल्लाह कहते हैं, ना भगवान कहते हैं, ना जीसस कहते हैं। हर किसी का आदर हो, यही कहते हैं। और हमारा आदर तभी होगा जिस सृष्टि ने हमें ऐसे बनाया। अगर सृष्टि ने ऐसे बनाया तो हम उसी सृष्टि के नियम को आगे बढ़ाते फिरे और उसी के साथ रहें, उसी में आदर है। तो भगवान अगर कहते हैं, भगवान अल्लाह, जीसस और कोई भी भगवान हो, तो सब भगवान का यही मान्यता है कि हम सब इंसान को हम रेस्पेक्ट करें। पहली बार सारी मीडिया जुड़कर अगर एक चीज, पहले हम सिर्फ इंग्लिश मीडिया में बात करते थे, यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस के मीडिया आए हैं। ये हमारा समाज आगे प्रोग्रेस कर रहा है, और ये वो दर्शाता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि LGBT समुदाय के लोगों ने हमेशा स्वीकारा है बाकी लोगों को, तो आज बाकी लोग भी स्वीकार रहे हैं, मीडिया स्वीकार रही है, और ये वो दर्शाता है। हरीश जी, क्रांति की शुरुआत अभी हुई है जी, और हम आगे बढ़ते रहेंगे जी। अभी हम इन रिश्तों के बारे में जानेंगे, अपने रिश्तों के बारे में जाना है। आप मिले हो लोगों से जो अलग हैं, उनसे मिल चुके हो, और वो सब भी इंसान हैं, वो सब भी फैमिलीज़ के साथ जीते हैं, फैमिलीज़ के साथ रहते हैं, वो भी खुश रहते हैं, फैमिलीज़ के साथ रहते हैं। उनके कोई फैमिलियों ने स्वीकार किया है, कई लोगों ने नहीं स्वीकारा है, मगर समाज का ये जिम्मा बनता है, जर्नलिस्ट का जिम्मा बनता है कि हम आगे बढ़ें, 4 कदम पीछे ना लें। और बोलते हैं ना, हम कभी किसी से सवाल करते हैं चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ होना चाहिए कि नहीं, किसी का बलात्कार ये अच्छा है कि बुरा है, तो अब होमोफोबिया के बारे में हम ये सवाल ही क्यों करते हैं कि ये सही है या गलत है? इंडियन साइकेट्रिक एसोसिएशन, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सारे साइंटिफिक बॉडीज ने कह दिया है कि ये विकृति नहीं है, ये वेरिएशन है, एबरेशन नहीं है, वेरिएशन है, विविधता है, विकृति नहीं है। तो अगर ये विविधता है, इन विविधताओं को अपनाने में ही इंसानियत है। वी आर नाउ एट द प्राइड फेस्ट, टाइम्स प्राइड फेस्ट ओवर हियर. I think initiatives like these will ignite young minds and put them wholesomely in the pursuit of equality, and it is the need of the hour that we speak about these issues. Communities which have been for long marginalized and kept aside, it's time now that they come to the forefront and they take center stage. We do not want you to tell our stories, we want
us to tell our stories. We don't want you to represent us because we want us to be represented. We want everyone in the media to understand that we exist, that we are here and we are queer, and we are not going to rest until and unless we get equal rights. We do not want rights which are charity for us. It's not charity. Equality is a priority, and equality has been guaranteed under our constitution. So what we are asking for is constitutional right. What we are asking for is the right to love a person of our own gender if we want to, with the permission of the government, and to have a legal stamp. And to have a legal stamp is what we are fighting for. And I know that this will be achieved. And this will be achieved because with this initiative, all people who are different, even people from the journalist community, because they have understood that it is progressive to speak about issues and to stand for LGBTQIA plus issues. We don't put child sexual abuse to debate. We don't say whether it's good or bad. We don't say whether rape is good or bad. Homophobia is bad. Transphobia is bad. And that's a stand each one of us needs to take, media especially. It is no more a question of debate. It's a question of acceptance, and it's a question of aggressive acceptance that the media has to embark on. आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं टाइम्स प्राइड फेस्ट में, और यहाँ पे हमने बहुत सारे मुद्दों के बारे में बात किया. हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी यहाँ पे, जहाँ पे ट्रांसजेंडर समुदाय के जो लोग हैं, जेंडर फ्लूइड समुदाय के लोग हैं, हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं. और आज हम उपस्थित हुए हैं और हम इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं. और ये हम पे, LGBT समुदाय पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आप. ये हम आप पे एहसान कर रहे हैं, क्योंकि आज तक हम जहाँ भी गए, हमने जो हेट्रोसेक्सुअल समुदाय के लोग हैं, जब शादियों में जाते हैं, हम पहुँच जाते हैं, हम तो आपको अपनाते हैं, आपके शादियों में आ जाते हैं. हम आपको, आप जैसे हो, आप अगर आदमी हो औरत से शादी करते हो, औरत है आदमी से शादी करते हो, हम तो आपको अपना रहे हैं. तो अगर आप हमें अपना रहे हो तो हम आप पे, मुझ पे एहसान नहीं कर रहे हो, आप हमारे एहसान को लौटा रहे हो. और ये भी इम्पोर्टेंट, ये काफ़ी अनिवार्य हो जाता है कि हम इस मुद्दे को समझें कि जब हम बलात्कार के बारे में बात करते हैं, हम ये डिबेट नहीं करते. हमें ये कुछ डिबेट नहीं होता कि यार बलात्कार सही है या गलत है. हम बाल यौन शोषण के बारे में बात करते हैं तो ये नहीं बोलते हैं बाल यौन शोषण सही है या गलत है. हम कम्युनलिज्म के बारे में बात करते हैं, जातिवाद के बारे में बात करते हैं. हम ये डिबेट नहीं करते हैं कि ये सही है या गलत है. होमोफोबिया के बारे में जब हम बात करते हैं, अगर दो प्यार करने वाले अगर प्यार करते हैं एक दूसरे के साथ, वो लोग के खिलाफ खड़ा होना, ये स्वाभाविक है कि हमें उनको समझाना पड़ेगा जो इनके खिलाफ खड़े होते हैं कि ये गलत है. और ये कोई डिबेट का विषय नहीं है. ये इंसानियत का जज्बा है, और इस जज्बे में हम सब को साथ में खड़े उतरना. थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है. बहुत अच्छी, और आप बहुत अच्छा कर भी रहे हैं. सरकार से क्या उम्मीद है, सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से सिर्फ भारतीय सरकार से नहीं, हर सरकार से हमें यही उम्मीद है कि हमें समानता और इक्विटी जो है हमें वो दिया जाए, जॉब्स दिया जाए. और सिर्फ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी नहीं, LGBT कम्युनिटी, इंटरसेक्स कम्युनिटी, हर किसी समुदाय से हर किसी को इवन शादी का हक दिया जाए. जब आप प्यार करने वालों के खिलाफ खड़े होते हो तो आप प्यार के खिलाफ खड़े होते हो, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो सरकार अभी मोदी जी से क्या उम्मीद है आपको पर्सनली? उनके पास कोई लेटर आपने PMO में भेजा है कि इस तरह से हमें मिलना चाहिए सब फैसिलिटी? मुझे लगता है मोदी जी जानते हैं कि हम समाज का अंश हैं, और मोदी जी और सारे जो मोदी जी से यही अपेक्षा है कि वो भी हमारे लिए खड़े होंगे, हमारे साथ खड़े होंगे. मैं तो चाहता हूँ कि मोदी जी प्राइड फ्लैग लेके हमारे साथ प्राइड मार्च में आए. नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच सोनाली जी हैं. यहाँ ललित होटल में प्राइम फीस्ट के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें ट्रांसजेंडर को लेके और थर्ड जेंडर को लेके बहुत सी बातें यहाँ पर हुई हैं. तो हम आइए सोनाली जी से जानना चाहते हैं. मेन जो बात है, ये आज का मुद्दा नहीं है,
कई सालों से ये मुद्दा है और सरकार अभी थोड़ा जागरूक हुई है इस बारे में। आपने बहुत सी बातें यहाँ कह दी थी, आपकी अपनी कहानी बहुत दुखदाई है। आपकी ही तरह जो भी हैं उनके साथ ऐसी आप बीती बहुत सी कहानी है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप सरकार से, क्योंकि कहीं ना कहीं नहीं बल्कि पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है हर चीज़ आपको देने के लिए, तो क्या सरकार से आप उम्मीद रखते हैं और सरकार ने अब तक क्या किया आपके लिए? ओके, तो सरकार के टॉपिक में अगर बताया जाए तो हमें एक्चुअली बहुत सारे स्कीमें तो बनाई गई हैं बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। अब जैसे कि हमारे लिए 2020 और 19 में ट्रांसजेंडर एक्ट लॉ और एक्ट आया था, ठीक है। उसके अगर आप देखें तो उसके हिसाब से हमें कोई जॉब के लिए डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, कोई हमें जॉब के लिए मना नहीं कर सकता और बहुत सारी चीज़ें आई। उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर उन्होंने बहुत सारी स्कीमें रखी, जिसमें से एक स्कीम का नाम था स्माइल स्कीम। तो जो स्माइल स्कीम है जो NISD की है फिलहाल, तो स्माइल स्कीम के अंदर वो ट्रांसजेंडर व्यक्ति को एजुकेशन, मतलब अगर आपको 1 से 10 या 10 से आगे कुछ पढ़ना है तो वो आपको स्कॉलरशिप देंगे। दूसरा है वो आपको स्किलिंग देंगे, अगर आपको कुछ सीखना है, कोई स्किल सीखना है तो वो आपको स्किलिंग दे देंगे। और उसके अलावा अगर आपका मेडिकली कुछ करना है तो जैसे कि आपको PM कौन सा स्कीम था, वो एक 5 लाख का स्कीम था जो कि मतलब इस तरह की बहुत सी स्कीम गवर्नमेंट ने दी आई है बट अवेयरनेस नहीं है जी, अवेयरनेस नहीं है। दूसरी एडवर्टाइजमेंट इजी टू एक्सेस नहीं है। अब जैसे कि मैं ट्रांस व्यक्ति हूँ, मेरे पास मेरे डॉक्यूमेंट चेंज नहीं, क्योंकि मैं पैदा एज अ लड़का हुई थी, तो मेरा जो भी आधार कार्ड, मेरा जो भी पैन कार्ड होगा वो मेल के बेस पे होगा। तो उस जेंडर में भी, उस डॉक्यूमेंट भी नाम चेंज करने के लिए, जेंडर चेंज करने के लिए मुझे बहुत लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, वो इजी नहीं है। तो ये सब मैं अवेल कब कर पाऊंगी, जब मेरा जेंडर चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक सोल्यूशन निकाला कि वो एक ट्रांसजेंडर ID कार्ड इशू करेंगे जो आइडेंटिफाई करेगा कि ये व्यक्ति ट्रांसजेंडर है या नहीं है। तो जब वो इशू हो जाता है तो उसके बेसिस पे आपको सारा स्कीम मिलता है। अब स्कीम में जैसे स्कॉलरशिप स्कीम है, स्कॉलरशिप स्कीम में इतना ज़्यादा डिफिकल्ट उसको बना दिया है कि कोई ट्रांस व्यक्ति उसको अवेल ही नहीं कर सकता। अगर आप देखोगे अभी करंट नंबर, जितना मुझे पता है लास्ट टाइम 500 से भी कम लोगों ने अप्लाई करा उस स्कॉलरशिप को। मतलब इतना डिफिकल्ट था वो कि उसको सारे लोग नहीं अवेल कर पा रहे थे। तो वो एक चीज़ हो गई कि उनको ईजी एक्सेस नहीं रखा है, कि अगर वो बनाया भी है तो हमारे बारे में सोचो, हम उतने पढ़े लिखे नहीं, हमें उतना नहीं पता है। आप उसमें 4-5 सिग्नेचर मंगा रहे हो कि आप हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट का सिग्नेचर लो, इसका सिग्नेचर लो, उसका सिग्नेचर लो। हमें वहाँ एडमिशन ही मिल गया, उतनी बड़ी बात है। आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम किसी हेड ऑफ द उसके जाके सिग्नेचर लेके आए? तो बहुत सी ऐसी इशूज हैं जो गवर्नमेंट ने ही उसको क्रिटिकल बना दिया है जी। अब जैसे कि ट्रांसजेंडर ID कार्ड हो गया, शुरू में ट्रांसजेंडर ID कार्ड लेने के लिए वो आपको फिजिकल चेक करते थे कि आप ट्रांसजेंडर हो या नहीं हो। अब मैं बीइंग अ ट्रांसजेंडर वुमेन, मुझे कोई कहीं टेस्ट करके देखेगा कि मुझे आइडेंटिफाई करेगा कि आप ट्रांसजेंडर हो कि नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। तो अगर जैसे कि आप बोल रहे हो आप एक मर्द हो और फिर आप मतलब कि आपको प्रूव करना पड़ता है वहाँ पे, नहीं राइट? तो वैसे मुझे प्रूव करना पड़ता था फॉर बीइंग अ ट्रांसजेंडर, जो कि सही नहीं था। तो उसके लिए भी हमने बहुत सारा एडवोकेट किया कि वो बहुत गलत है। तो फिर लॉ में आया बाद में कि हाँ अब नहीं, वो सब अलाउड है। तो बहुत सारी चीज़ें फिर बाद में चेंज हुई, बट देन वो भी था शुरू में कि लोगों के घर पे जाके एड्रेस वेरिफिकेशन करना। अब मेरे जैसे कोई ओपन नहीं है घर पे, ठीक है। अगर आप मेरे घर पे आके पूछो कि ये व्यक्ति ने ट्रांसजेंडर ID कार्ड अप्लाई किया, आपका बेटा है, यहाँ पे रहता है, तो वो भी गलत बात तो है। इस तरह से जो आपने सोचा ट्रांसजेंडर के लिए, तो आपने क्या परिवार से परमिशन लिया या आपके मन ने जो कहा वो आपने कर दिया? देखो, अगर आप जैसे कि अगर आप मर्द हो, ठीक है, आपको क्या आपके परिवार से परमिशन लेना पड़ता है कि मैं मर्द हूँ तो मैं मर्द जैसा बिहेव करूँगा? नहीं लेना पड़ता। तो मुझे परमिशन लेने की क्यों ज़रूरत है? जब मैं खुद को डिफरेंट फील करती हूँ, जब मैं खुद को एक वुमेन फील करती हूँ और मैं वैसे ही रहना चाहती हूँ, तो इसमें मुझे किसी का परमिशन क्यों लेना पड़ेगा? तो वो एक चीज़ हो गई। लेकिन सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाती, तो इसलिए हमें अपने पेरेंट्स को बताना पड़ता है ताकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहे, ठीक है। मेरे केस में मेरे घर वालों को मैं नहीं बता पा रही थी क्योंकि मैं बहुत यंग थी एंड मैं चाहती थी कि मैं कम से कम मेरा एजुकेशन कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि अगर कल को कुछ बुरा होता है तो फिर मैं क्या करूँगी?
लेकिन उससे पहले उन्हें पता चल गया मेरे बारे में, किसी ने उन्हें बता दिया और मुझे घर से निकाल दिया गया जब मैं 17 साल की थी। जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। मतलब, अगर वो कर भी दिया है, हो भी गया है, तो एक्सेप्ट करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी गलती है। अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, मैं समझ रही हूँ पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू, समझ रही हूँ कि अगर आपका कोई बच्चा अगर डिफरेंट हो या कोई ट्रांस पर्सन हो तो तुरंत एक्सेप्ट करना या एक्सेप्ट कर लेना ईजी नहीं होता, मैं समझ रही हूँ। लेकिन है तो वो आपका ही खून, तुरंत घर से निकाल देना इज़ नॉट अ राइट ऑप्शन। थोड़ा सा रुकें, बातचीत करें, देखें कि बच्चे की सोच क्या है, क्यों ऐसा है, थोड़ा उसे समझने की कोशिश करें। ना आपने समझा, ना आपने पूछा, ना आपने कुछ किया, आपने सिर्फ उंगली उठाई और कहा कि ये तो हिजड़ा है और घर से निकाल दिया, जो कि बहुत गलत बात है। आपका ही खून है, जैसा भी है, जो भी है, आपने पैदा किया है, आपकी जिम्मेदारी है। इसमें बहुत सी इशूज हैं, जैसे ट्रांसजेंडर, बहुत से नाम हैं, गे, हिजड़ा, मतलब ये सब चीज़ें जो है समाज में बहुत, मतलब ऐसे जो बच्चों पे, फैमिली में बहुत अलग तरीके से आप सबको देखा जाता है। और अभी जो नया ट्रेंड चला है जिसमें अभी आप उसमें खुद इंक्लूड हैं कि भाई आप लड़का था और आपने अपना ट्रांसजेंडर कर लिया, और बहुत से लोग ऐसे कर भी रहे हैं। तो क्या ये इतना ज़रूरी है, जबकि पहले ही बहुत से इशूज हैं, आप समझते हैं? जी जी, तो पहले बताना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। अगर कोई गे है, गे जेंडर नहीं होता, गे एक सेक्सुअलिटी होती है। सेक्सुअलिटी आप किसको पसंद करते हैं, आपका दिल आप किसको देते हैं, हम थोड़ी देर पहले बात करी थी। जी। तो जो सेक्सुअलिटी होती है, जैसे कि अगर मैं एक लड़का हूँ और मैं किसी लड़के को पसंद करूँ तो वो गे हो जाता है। जैसे कि मैं अभी एक लड़की हूँ और मैं किसी लड़की को पसंद करूँ तो वो लेस्बियन हो जाएगा। वैसे ही सेक्सुअलिटी का जेंडर से कोई रिलेशन नहीं है। सेक्सुअलिटी आपके दिल में है, जेंडर आपके दिमाग में है, और आपका जो सेक्स है जिसके साथ आप पैदा हुए बायोलॉजिकली, वो आपके पैरों के बीच में है। तो उन चीज़ों में डिफरेंट है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये कोई ट्रेंड नहीं है। अगर आप एक मर्द है, मैं आपको बोलूँ यहाँ पे आप साड़ी पहन के या फिर सलवार सूट पहन के घूमें, आप घूमेंगे? नहीं घूम पाएंगे, राइट? आपको शर्म आएगी, आपको बहुत बुरा लगेगा, आपको नहीं, मतलब आपकी जैसे इज्जत चली जाएगी। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि कोई भी लड़का साड़ी पहन के घूमने को तैयार हो जाएगा? जब तक उसको फील नहीं होगा अंदर से कि मैं औरत हूँ, मैं एक औरत हूँ, मैं ऐसे घूम रही हूँ तो मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा है कि हाँ अब ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं जो हूँ वो हूँ। कहीं ना कहीं मन की बात, बड़ी बात है जी। मतलब ये तो पैदाइशी होता है, ऐसा नहीं है कि आप बड़े हुए और आपको अचानक से पता चला। आपको शुरू से ही ये पैदा होती हुई फीलिंग है, जब फीलिंग होती है, हाँ फीलिंग होती है कि आप अलग हो, क्योंकि आप बच्चे हो तो आपको पता ही नहीं कि जेंडर में फर्क क्या होता है, कि जेंडर मेल क्या होता है, फीमेल क्या होता है, ट्रांसजेंडर नहीं, तभी भी नहीं पता चलता, क्योंकि स्कूल में आपको कोई नहीं पढ़ाता। स्कूल में बस दो चीज पढ़ाते हैं, मेल और फीमेल, और आप दुखी रहते हो पूरे स्कूल में कि यार मैं तो ना मेल हूँ ना फीमेल हूँ, मैं क्या हूँ, समझ नहीं आता। पूरा स्कूल, पूरा बचपन उसमें ही निकल जाता है, खुद को ढूंढने में कि मैं इतने अलग क्यों हूँ। तो वो पूरा बचपन निकल जाता है। फिर जब आप थोड़े और बड़े होते हो, जब आपको थोड़ा नॉलेज आता है, थोड़ी समझ आती है कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, मैं इस चीज़ से ज़्यादा रिलेट कर पा रही हूँ कि अच्छा ट्रांसजेंडर होते हैं, और मेरे को बचपन से ऐसा ही फील हुआ, और मुझे अब पता चला कि ट्रांसजेंडर करके कोई शब्द भी होता है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति हूँ। सो वो एक्सप्लोरिंग, वो सब को टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि बस आज पैदा हुआ और कल बोल दिया मैं ट्रांसजेंडर हूँ। कोई बच्चे को आप बोलोगे ट्रांसजेंडर, आपने, मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया था कि ये लोग बुरे होते हैं, ये लोग बच्चा उठा के लेके जाते हैं। मैं खुद ट्रांसजेंडर लोगों से बचपन में डरती थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे वो सिखाया है कि ये लोग बुरे होते हैं। मैं क्या बुरी, मैं बच्चा उठाने वाली दिखती हूँ क्या किसी को? मतलब मैं इतनी पढ़ी लिखी होके, इतना सब कुछ लाइफ में, करियर में करके, लोगों का ये सब बचपन से सिखाया जाता है कि मर्द ऐसे होते हैं और औरतें ऐसी होती हैं और एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति ऐसे होता है। ये सारी डिफरेंसेस हमें सिखाया जाता है, हम खुद से नहीं सीखते हैं किसी को हेट करना। तो अभी आप सरकार से क्या उम्मीद रखती हैं कि सरकार क्या आपके लिए करे, और सरकार में भी आपकी इच्छा होगी कि हम सरकार भी बने, पार्लियामेंट में जाएं, लोकसभा, राज्यसभा, तो कहाँ आपका ये थिंकिंग है, क्या विचार है आपका? देखिए, सरकार से तो एक ही मेरी विनती है कि अगर आप हमारे लिए कुछ कर रहे हैं तो ट्राई करें कि आप किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को इंक्लूड करें उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। क्योंकि अगर मर्दों के लिए काम चल रहा है और सिर्फ औरतें बैठ के डिसीजन लेंगी तो वो सही डिसीजन नहीं आ पाएगा। 100% मर्दों का सब कुछ रिजॉल्व हो जाए, नॉट पॉसिबल।
सेम गोज फॉर ट्रांसजेंडर व्यक्ति ऑल्सो। अगर आप ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए कुछ कर रहे हो और अगर आप उनका ही राय मशवरा नहीं लोगे, उनसे ही नहीं पूछोगे क्या ये सही है या गलत है, तो फिर आप उसमें ज़रूर कोई ना कोई गलती निकलेगी और इम्प्लीमेंट के टाइम पे वो प्रॉब्लम होती है, जो कि अभी ऑलरेडी हो रही है। तो एक ही है कि अगर आप पार्लियामेंट में कोई लॉ ला रहे हैं, अगर आप ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आपसे इतना ही है कि आप ट्रांसजेंडर व्यक्ति को इंक्लूड करें, ठीक है। अब जैसे कि पार्लियामेंट में मैंने कभी नहीं किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को देखा, राज्यसभा में भी चले जाओ मैंने नहीं देखा कभी कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति। तो एक व्यक्ति तो वहाँ होना चाहिए जो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे वहाँ पे, क्योंकि इंडिया के लॉ के हिसाब से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है उसके हिसाब से हर किसी को इक्वल राइट है। उससे पहले वहाँ भी होना चाहिए जो हाई ऑफिसर्स हैं, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ताकि जो पॉलिसी बनाते हैं वहाँ आप जैसे इस तरीके के लोग पहुँचेंगे तो उन लोगों को सोचा जा सकता है बारे में जो अभी इस तरह सोच रहे हैं। अब देखो इन सारे उसमें तो मोस्टली अभी पुलिस ट्रांसजेंडर भी है, मिलिट्री में ट्रांसजेंडर भी आ गए हैं, जज ट्रांसजेंडर भी है, तो ये ऑलरेडी हैं जो डिसीजन बनाते हैं ना, जो डिसीजन मेकर जो हैं, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, जो राज्यसभा में बैठते हैं, वहाँ तक भी पहुँचना है। पहुँचना तो कम से कम एक तो होना ही चाहिए। कम से कम आप ही पहुँचे अभी, आप मतलब मेरा तो है कि इच्छा है जी, मेरी तो बहुत इच्छा है कि मैं वहाँ जाके, इच्छा पहले भी आपने पूरी कर ली और ये भी पूरी होगी जरूर जरूर। फिर आपका एक बार फिर इंटरव्यू लेंगे जब आप राज्यसभा पहुँचे, डेफिनेटली मैं लोकसभा पहुँचेंगे। डेफिनेटली मैं प्रे कर रही हूँ कि 2024 में लग रहा है आप पूरी तरह परिपक्व हैं कि मैं इस हो सकता है सरकार में आप मिलें, मोदी जी से मिलें और इस बारे में उनसे बात कहें, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको एक टिकट मिले या नमोनीत हो आप। और जब मोदी जी के मन में ये आएगा विचारधारा कि हाँ इस तरह से भी हमारे पास एक MP होना चाहिए, तो हो सकता है कि आप जीत के वहाँ पहुँचे। ज़रूर, मेरा तो सपना है वो कि मैं पॉलिटिक्स में भी जाऊं और कुछ करूं अपनी कम्युनिटी के लिए, बिकॉज बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही है। मतलब अपनी कम्युनिटी के लिए ही नहीं, आपने जब वहाँ पहुँचना है तो सबके लिए, अभी के लिए तो कम्युनिटी पे, क्योंकि देखो सबके लिए तो अब मेरी कम्युनिटी के लिए मैं अकेले ही हूँ करने वाली, आपके लिए 50,000 बहुत सारे MLA हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए ही काम कर रहे हैं, मेरे लिए काम कोई नहीं कर रहा है। तो अगर एक ही व्यक्ति है जिसको 10,000 लोगों का देखना है, तो मैं अपने 10,000 लोगों को छोड़ के मैं आपके देखो जहाँ पे आपको ऑलरेडी 10,000 लोगों का सपोर्ट है, तो आप बताएं कि मैं आपके पास सपोर्ट डालूं कि अपने कम्युनिटी के ऊपर। हमारा डेफिनेटली मैं सबको देखूंगी, पर ज़्यादा फोकस मेरा कम्युनिटी के ऊपर इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पे कोई और फोकस नहीं कर रहा है। आप वहाँ पहुँचे जी, और फिर आप जब MP बन जाएंगी तो फिर एक दोबारा आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा। ज़रूर ज़रूर। लेकिन जो अभी हमें हमारे भारतवर्ष को G20 की अध्यक्षता मिली है, ऊपर से 2024 में इलेक्शन है, तो क्या आपका विचार है कि जो कई सालों से नहीं हुआ वो अब हुआ है, क्या आप अपने विचार रखती हैं इसकी? G20 के बेसिस पे तो मैंने अभी कुछ ऐसा पॉजिटिव नहीं देखा है अभी तक, क्योंकि G20 का जो मोटो है वो कुछ तो विकास और क्या था वो अगर आपको पता होगा तो, हाँ एक समाज एक विकास करके ऐसा कुछ तो है, तो वो तो बोला जा रहा है, बट वैसा कुछ विकास नहीं हो रहा है। अब बाहर से इंडिया में लोग आ रहे थे G20 अटेंड करने के लिए, आपने ट्रांसजेंडर लोगों को पकड़ के पुलिस स्टेशन में बंद कर दे ताकि वो रोड पे भीख मांगते हुए ना दिखे। तो आप जब बोल रहे हो एक समाज एक विकास और दूसरी तरफ आप वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, हाँ वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, और उसको बोल के आप ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को जब जेल में बंद कर रहे हो ताकि आपका कंट्री दिखे कि वहाँ पे कोई भीख नहीं मांग रहा है, जो कि बहुत गलत बात है। और जब पुलिस वालों से पूछा गया क्यों बंद कर रहे हैं तो बोल रहे हैं G20 के लिए ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि इनको वहाँ से हटाना है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा इशू है, जबकि हमारा देश आज 75वीं वर्षगांठ मना रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव काल, तो हमारे देश में एक तो भिखारी होने ही नहीं चाहिए, ऊपर से जो है शेल्टर नहीं होनी चाहिए जहाँ पर माँ बाप बूढ़े बच्चे और उनको रखा जाता है, ये एक विकसित देश की पहचान नहीं है। डेफिनेटली, बट शेल्टर होने का एक फ़ायदा ये होता है कि अभी तो माँ बाप उनको निकाल देते हैं, वो एक अलग बात है, तो सरकार उनको अडॉप्ट करे। जेन्युइन जो रीज़न है, जैसे कि किसी के पेरेंट्स ने गुजर गए हैं या किसी के बच्चे गुजर गए, तो कहीं ना कहीं सरकार की तो जिम्मेदारी है वो। जी, उस तरफ सरकार को फोकस करना, तो रोडों में नहीं आने चाहिए डेफिनेटली, और रोडों में आएंगे तो फिर उस टाइम जो है कोशिश की जाएगी, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि इनको सबको बंद करने की अपील की गई गवर्नमेंट ने, पुलिस ने, तो तब ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती। डेफिनेटली वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा और इन सारे इश्यूज़ पे फोकस किया होता
तो मुझे नहीं लगता इतना प्रॉब्लम आता। गवर्नमेंट का मेन फोकस था नोट बंद कर दो, ये कर दो, रोड बना दो, पार्लियामेंट तोड़ के नया बना दो, ये सारी चीजें। तोड़ा नहीं है उसको, एक संग्रहालय बना जा रहा है। तोड़ के नया बना दो मतलब पार्लियामेंट को नया पार्लियामेंट बनाने का मतलब ये है कि जहाँ जो हम विकसित देश की एक पहचान है ये। समझ गई मैं, लेकिन साथ में आप सबका भी ध्यान रखना चाहिए। विकसित कब होगा? जब ग्राउंड लेवल पे विकसित होने लगेगा, जब नीचे से लोग उभर के ऊपर आएंगे तो विकसितता अपने आप दिख जाएगी। आपको दिखाना नहीं पड़ेगा तोड़ के, समझ रहे? बाहर के देशों में हाँ, वो आपको तोड़ के नहीं दिखाना पड़ेगा कि मैंने नया पार्लियामेंट बनाया, हमारे यहाँ विकसितता हो रही है। जब आप ग्राउंड लेवल से जब लोगों के लिए काम करोगे कि देखो ठंड क्या लगता है आपको 2014 से ग्राउंड लेवल में काम कम हुआ है? देखो काम तो हुआ है, नहीं ये नहीं बोलूँगी काम नहीं हुआ है, लेकिन जितना स्पीड से गवर्नमेंट कर सकती थी उस स्पीड से नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा कम हुआ है। और कई कई शहरों में तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो मैं तो वो ही कहूँगी कि एक तो प्रचार करें, अगर गवर्नमेंट ने कोई नया रूल निकाला है तो वो अपने ही डिपार्टमेंट में सबसे पहले भेजें। एक लेटर तो भेज दे कि ऐसा ऐसा रूल है, आपको फॉलो करना है। मैं जब डीएम ऑफिस जाके ऐसा ID कार्ड मांगती हूँ, बोलते ये क्या है, हमें तो पता ही नहीं, हमें किसी ने बोला ही नहीं, फिर उनको लॉ ही नहीं पता, तो फिर वो करके भी खुद क्या करेंगे जब उनको कुछ पता ही नहीं है। तो मैं वहाँ बैठ के उनको लॉ पढ़ा रही हूँ कि ये लॉ है, ये गैजेट है, क्योंकि उनके पास इस तरह से अभी अवेयरनेस नहीं आई। गवर्नमेंट का जिम्मेदारी था, रूल तो आया होगा बट उन्होंने उसको पढ़ा भी नहीं। 2 साल के ऊपर हो गया है वो रूल को आके। गवर्नमेंट का जिम्मेदारी था कि इतना सब कुछ करा, एक लेटर नहीं भेज पा रहे थे हर डिपार्टमेंट में, कर सकते थे, उन्होंने नहीं करा, कुछ नहीं करा। अब ग्राउंड लेवल पे कोई काम ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि ऐसा कुछ है। तो आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, फिर एक नई शख्सियत के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।